वो कहते हैं डेवलपमेंट पहले आएगा, और वाइगॉस्की कहते हैं डेवलपमेंट बाद में आएगा, पहले लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। स्टेज 5 समझते हैं, कोहलबर्ग की बात हो रही है। स्टेज 5 मॉरलिटी का स्टेज 5 वाला जो लेवल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जिसको हम कह देते हैं, वहां पर कौन सी एक बात के द्वारा निर्धारित होगी मॉरलिटी? फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की बेनिफिट की बात ना 6th स्टेज में जनरली होती है। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर के नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। यानी अब आप यहां ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी के भी रूल्स हैं लेकिन मेरे भी कुछ अधिकार हैं, अगर जरूरत पड़े तो उन रूल्स को बदला जा सकता है। ये बात 5th स्टेज पे ही होती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 50% लोग। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, ऐसा भी नहीं है। ये तो 3rd स्टेज हो गई। बात रही मॉरल रूल्स को फॉर्मुलेट करने की जो एथिक्स को बाईपास कर जाएं, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही वो एथिक्स को ऐसे मॉरल रूल्स बनाएगा जो एथिक्स से परे हों। वो ये देखना चाहता है इस टाइम पे सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर करेगा कि कुछ रूल्स बदले भी जा सकते हैं यदि वो समाज के भले में नहीं है तो। ठीक है ना। अगर हम बात करें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी एज ग्रुप। इससे आसान क्वेश्चन आज के लिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आज के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं कई लोगों को। अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। S फॉर बोले तो सेंसरी मोटर, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछा है 7 से 11, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी जवाब सही दे रहे हैं, 77% लोग ही सही दे रहे हैं। मतलब आज स्पीड ज्यादा है तो आप लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, समय ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये कहता है सीइंग अ हॉर्स, यानी एक घोड़ा देखा बच्चे ने, एक 3 साल का बच्चा है जिसने घोड़े को देखा। अ 3-year-old चाइल्ड एक्सक्लेम्ड वाओ सच अ बिग डॉग, यानी 3 साल के बच्चे ने कहा एक घोड़े को देख के अरे कितना बड़ा कुत्ता है ना, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं। और उसने कहा सच अ बिग डॉग एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस रिस्पॉन्स बाय चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का उदाहरण है ये जीन पियाजे के अनुसार? एसिमिलेशन है, मेक बिलीव प्ले है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है या डेफर्ड इमिटेशन है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि किस चीज का, कि 3 साल का बच्चा है तो फिर हम क्या करें, स्टेज तो पूछी नहीं है। मेक बिलीव प्ले ये हो नहीं सकता क्योंकि मेक बिलीव प्ले में होता है कि आप डॉक्टर खेल रहे हैं, वो 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है जब। ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसी भी बात नहीं हो रही। डेफर्ड इमिटेशन होता है बच्चे ने मम्मी को मेकअप करते हुए देखा, जन्म से 2 वर्ष में ही होता है ये भी, और किस दिन वो भी मेकअप पोत करके बैठा हुआ है। लेकिन ये एसिमिलेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण का उदाहरण है कि बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा था, जो उसने एसिमुलेट किया हुआ था, उसी को उसने देख के बोल दिया कि भाई हॉर्स नहीं है डॉग है। लेकिन अगर इसको ठीक करना हो, किसी ने बताया होता कि बेटा ये हॉर्स होता है, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ता, नया स्कीमा बनाता या फिर मॉडिफाई करता स्कीमा को। तो ये एसिमुलेशन है क्योंकि यहां ये बात नहीं हुई है कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। जो उसके दिमाग में पहले से एसिमुलेटेड है, मान लीजिए मेरे दिमाग में बॉटल को थ्रॉटल कहते हैं अगर, तो मैंने बॉटल को थ्रॉटल बोल दिया तो मेरे दिमाग में तो यही एसिमुलेटेड है कि भाई ये तो थ्रॉटल ही होता है। तो अगर हम बात करें, या पेन को मैंने कार बोल दिया, मेरे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, मैंने एसिमुलेट किया हुआ है कि इसको कार बोलते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये बेकार निकला। छोड़िए, मैं बहुत ही वाहियात एग्जांपल्स ले रही हूँ, मतलब एग्जांपल्स नहीं, शब्दों का प्रयोग। कहाँ सो रही हो तुम आज? तुम्हारा भी पेपर है, तुम भी टेंशन में आ गई हो। देखिएगा, तो एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण, जो बच्चे के दिमाग में एडिट था वही उसने बोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। घबराना नहीं है आपने, पेपर की डेट बेशक आ गई है, लेट आज हम बेशक चल रहे हैं, बट डोंट वरी। As per Lev-Vygotsky's theory, which of the following is an effective strategy of scaffolding the teaching learning process? Scaffolding समझते हैं, टेम्परेरी हेल्प है ना। टेम्परेरी हेल्प मतलब अस्थायी मदद, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दे दीजिए, तो वो हो जाएगी स्कैफोल्डिंग। ठीक है या नहीं है? जवाब दीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 26,777 लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ हैं बाकी के 16,700 लोग हैं? टैक्स लगता है क्या? देखिए, सी ऑप्शन 90% लोग कह रहे हैं। समझते हैं। प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, सारी प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर देना है,
कि आपने स्टेप बाय स्टेप बता दिया और वो भी रिजिड तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसको स्कैफोल्डिंग नहीं कहते। पनिश करना, पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात पियाजे वाइगोस्की करते नहीं है, कल ही समझा था हमने। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, ये बात सही है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है हिंट्स दे दिए, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दिया, आधा सॉल्व कर दिया, जहां पे बच्चा अटके जिस स्टेप पे उसको समझा दिया, क्यूज दे दिए, है ना। आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बच्चा जहां अटक रहा हो उसको वहां मदद दे देना, स्कैफोल्डिंग या मचान या टेम्परेरी हेल्प या पाड़ या ढांचा कहलाता है वाइगोस्की के अनुसार। नॉन इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है कि आप इंटरफियर ही नहीं कर रहे, बच्चा अटका पड़ा है किसी स्टेप पे, आप कर रहे हैं अपने आप करो, वो नहीं है, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे पाए इसको? 80%। कितने? 99 है, कमाल कर दिए हैं। बाद में दिया होगा मेरे बताने के बाद, तुमने देखा होगा ये लोग चीटिंग कर लेते हैं 1 मिनट में, जैसे ही बता दो फिर ये वही कर देते हैं। लेव वाइगोस्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, वाइगोस्की का क्या विचार है भाषा और विचार को लेकर, समझ रहे हैं? वाइगोस्की का विचार भाषा और विचार को लेकर के, यानी वाइगोस्की लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट की जो लड़ाई है वो वाइगोस्की और पियाजे के बीच है, हालांकि इनकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, बट विचारों की बात है। तो अगर हम बात करें जो विचारों की लड़ाई है कि भाई पहले लैंग्वेज आता है कि पहले थॉट आता है, ये पूछा है, तो आपको पता है वाइगोस्की नहीं, पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आएगा, यानी थॉट जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से पहले आएगा। तो थॉट लैंग्वेज से पहले टीएल किसके अकॉर्डिंग होता है? पियाजे के अकॉर्डिंग। तो टीपीएल या पीएलटी जो आपका मन करे याद रख लीजिएगा। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं, वाइगोस्की ये नहीं कहते कि पहले लैंग्वेज आती है, उल्टा नहीं कहते हैं वाइगोस्की। लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब आप सही समझ रहे हैं 71% लोग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज, नहीं, डेवलपमेंट तो लर्निंग से आ रहा है ना इनके यहाँ, ठीक है ना। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, ऐसा नहीं है, पैरेलल चलते हैं। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने कहा है लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा क्या है? एक टूल है, संज्ञानात्मक विकास के लिए एक यंत्र का काम करेगी। यानी हम लैंग्वेज से, अभी आप लैंग्वेज के माध्यम से तो सीख पा रहे हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास, यदि आपकी समझ बेहतर हो रही है किसी की बात को सुन करके, कोई किताब पढ़ करके, संस्कृति में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके, तो क्या हुआ? जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज ने टूल की तरह काम किया आपकी समझ को बेहतर करने में। तो बच्चे की समझ बेहतर हो रही है किस टूल के द्वारा? लैंग्वेज के द्वारा, जो वो स्कूल में जाकर के किताबें पढ़ के, टीचर से सुन के, आसपास हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे संज्ञान बेहतर होता है, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। बेसिकली वाइगोस्की कह रहे हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 टूल्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे। वाइगोस्की की थियरी मेनली किस चीज पे फोकस करती है, यानी मुख्यतः किस चीज की व्याख्या वाइगोस्की का सिद्धांत करता है? फटाफट से बताएंगे। इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी को तो इग्नोर कर दिया इन्होंने, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। इकोलॉजिकल मतलब कोई पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं। द इंपैक्ट, इकोलॉजिकल थियरी किसकी है? ब्रॉनफेन ब्रनर की है। उन्होंने 5 मॉडल्स बताए, एमएमई, एमसी याद कर लीजिएगा, माइक्रो, मैक्रो, क्रोनो और इसी तरह के और 2 हैं। तो ये मैंने थियरी बताई हुई है, बट पेपर में पूछता नहीं है, बट पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉडल जो है जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग आती है आपकी, वो ब्रॉनफेन ब्रनर ने दी है, सोशलाइजेशन की थियरी है। द इंपैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन मोटिवेशन, ये फालतू बात है कि अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, अभिप्रेरणा की बात कोई कुछ कर ही नहीं रहे वाइगोस्की और पियाजे। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण। आपको पता ही है वाइगोस्की क्या कहते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं 3 चीजों पे बेस्ड है इनकी थियरी, ठीक है। तो कल्चरल टूल्स जो हमारे सांस्कृतिक टूल्स हैं, जो संस्कृति में कहानियां चल रही हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो सब हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती हैं एज पर वाइगोस्की। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी में ओबेइंग रूल टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी आप नियम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट ना लग जाए। जैसे आज मेरा चालान हो गया और वो तो छोड़ दीजिए, खैर वो येलो लाइट थी उस पर रोक दिया उन्होंने यार दिन में, मुझे आदत नहीं है, दिन में मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, और उस चक्कर में कॉल बीच में आ रहा था, मुझे पहुंचना था जल्दी में। हंस रही हो तुम बैठ के, हैं हंस रही हो? तो खैर वो प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया हमने, लेकिन चालान तो हो ही गया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, तो अगर हम बात करें पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स का पालन करना, फटाफट से बताइए। तो रेड लाइट जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चालान होगा इसलिए दिक्कत है। अगर कोई ऐसा मानता है, हंस रही हो तुम, मैं ये नहीं कह रही हूं कि रेड लाइट जंप कर लेनी चाहिए, मैं ये कह रही हूं कि मान लीजिए आप पर्सनली ऐसा सोचते हैं कि रेड लाइट जंप कर लूं अगर रात हो तो, बट दिन में जो है चालान कटेगा, तो ये क्या हुआ कि आप नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अच्छी बात होती है, आप पनिशमेंट से बचने के लिए नियम का पालन कर रहे हैं। भाई वो व्यक्ति जो रात को भी रेड लाइट पे रुके और कोई ना खड़ा हो आसपास तब भी रुके, तो वो व्यक्ति तो बढ़िया एकदम
वो तो उसकी मॉरलिटी का लेवल ऊपर चला गया, वो तो 4th लेवल पे पहुंच गया, लॉ एंड ऑर्डर पे, कि भाई नियमों का पालन ही करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर रेड लाइट जंप करेगा फिर दूसरा भी करेगा, फिर सब ऐसे ही करेंगे एंड ऑल, है ना। तो ये जो कहानी है ये कहती है कि भैया आप हैं बहुत ही प्यारे व्यक्ति जिसको पनिशमेंट से डर लगता है, चालान से डर लगता है, इसलिए आप नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली ही स्टेज है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इन बातों में क्या ही रखा है, मुझे वो वही से याद आ गए, छोड़ो खैर।